नमस्कार दोस्तों, स्वागत है भाइयों, बहनों, छात्र और छात्राओं आप लोगों का हमारे चैनल आरकेजीएस एकेडमी पर। मैंने देखा है चैनल एनालिटिक में कि मेरे वीडियो सब्सक्राइबर भी देखते हैं, अनसब्सक्राइबर लोग भी देखते हैं। तो मेरी एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। आपको मैं बेहतर से बेहतर देने का प्रयास करूँगा और एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से आईएमपी चीज़ें आपके पास पहुँचती रहेंगी। फिलहाल इस समय मैं पढ़ा रहा हूँ बायोलॉजी, और बायोलॉजी में मैंने डिजीज़ वाले चैप्टर को पढ़ाया है। मेरे चैनल पे जाइए, उस पे आप लोगों को फंगल इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शन, प्रोटोजोअल इन्फेक्शन और कृमि से इन्फेक्शन, कृमि से होने वाले रोग और कुछ ऐसे भी रोग हैं जिनमें इन सब का किसी का योगदान नहीं होता है। तो कुछ रोगों जो आईएमपी है एग्जाम के दृष्टिकोण से, मैंने सारे रोगों को पढ़ा दिया है। आज मैंने जो चैप्टर उठाया हुआ है वह है हमारे शरीर में कुछ ग्लैंड हैं। उस ग्लैंड से स्रावित हार्मोन्स, उनकी अधिकता या कमी से कौन से रोग होते हैं, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। और कुछ अन्य रोगों पर भी चर्चा करूंगा। 15 से 20 मिनट का वीडियो होगा, इसीलिए मैंने कुछ रोगों को पहले से ही लिख दिया है ताकि समय की बचत हो और कम से कम समय में वीडियो को मैं पूरा कर पाऊँ। वीडियो काफ़ी लंबा चला जाता है तो प्रॉब्लम आपको भी होती है और मुझे तो बनाना ही पड़ता है लंबा वीडियो। फिलहाल देखते हैं हम लोग। सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं कि पीयूष ग्रंथि पर, जिसको मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। अब इससे निकलने वाले जो हार्मोन्स हैं, मैंने हार्मोन्स के कार्य और ग्लैंड के बारे में अलग से पढ़ाऊंगा। सिर्फ यहाँ भी मैं चर्चा करूंगा उस हार्मोन्स की कमी अधिकता से होने वाले डिजीज पर। तो इससे जो हार्मोन्स निकलता है उसका नाम, कई सारे हार्मोन्स स्रावित होते हैं। मेनली एक हार्मोन्स है एसटीएच हार्मोन्स। अब इसको कहा क्या जाता है सोमोट्रोपिक हार्मोन्स। यहाँ से भी क्वेश्चन आता है कि सोमोट्रोपिक हार्मोन्स, एसटीएच ने पूछ करके सोमोट्रोपिक पूछ लेगा। तो सोमोट्रोपिक हार्मोन्स की अधिकता, मान लीजिए अगर इसकी अधिकता हो गई तो शरीर में कौन सी विकृति आएगी। तो मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे देखिए, फर्स्ट विकृति भीमकायत्व, जिसको अंग्रेजी में कहा जाता है जिगेनिटिस। ठीक है, तो अंग्रेजी भी इसकी जरूरी है। और जिगेनिटिज्म कहा जाता है या इसको एक्रोमीगली भी कहा जाता है। अब दोनों एक ही चीज है। जिगेनिटिज्म में क्या होता है कि शारीरिक लंबाई आवश्यकता से अधिक हो जाती है, क्योंकि एसटीएच जो हार्मोन्स होता है वो शारीरिक लंबाई को आवश्यकता से अधिक नहीं बढ़ने देता है। यानी हम कह सकते हैं कि यह हार्मोन जो है लंबाई के बीच संतुलन स्थापित करता है। तो जब इसकी अधिकता हो जाती है तो लंबाई को रोक नहीं पाता है, और जितनी लंबाई होनी चाहिए उतनी लंबाई नहीं रहती है, तो शारीरिक लंबाई जो है आवश्यकता से अधिक बढ़ जाती है। बहुत सारे लोगों को आप लोगों ने देखा होगा कि वो काफी लंबे दिखाई देते हैं अपनी उम्र की अपेक्षा। तो हो सकता है कि उनमें एसटीएच हार्मोन्स की अधिकता हो। एक्रोमीगली, इसको एक्रोमीगली भी कहा जाता है। इसमें क्या होता है कि देखा जाता है कि जो जबड़े की अस्थियां होती हैं, जबड़े जो होते हैं अपेक्षाकृत मुख का जो अनुपात होता है उससे अधिक लंबे होते हैं। इनके जबड़ों की लंबाई अधिक होती है अन्य मुख से संबंधित जो कान है, नाक है वगैरह है, उनके संतुलन या उनके अनुपात में। इसको एक्रोमीगली कहा जाता है। ठीक है, दोनों को आपको याद करके रखना है। अब अगर एसटीएच की कमी हो गई तो कौन सा रोग मेनली आता है, उसमें आपका ऑप्शन जाएगा बौनापन आता है, जिसको हम क्या कहते हैं, डॉर्फिज्म कहते हैं। अब ये जो बौनापन होता है, ये इसके कारण कई सारी समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। व्यक्ति की शारीरिक लंबाई, क्योंकि लंबाई पर ही नियंत्रण रखता है, तो जब एसटीएच बढ़ रहा है तो देख रहे हैं हम लोग एक्रोमीगली या जिगेनिटिज्म या जिसको कहते हैं भीमकायत्व हो रहा है। और अगर इसकी कमी हो रही है तो बौनापन के लक्षण आ जा रहे हैं। और जब बौनापन के लक्षण आते हैं तो उसमें क्या होता है, मेनली शारीरिक विकास तो अवरुद्ध होता ही होता है। और ऐसे व्यक्तियों को देखा गया है कि इनकी मानसिक जो क्षमता होती है वो भी कम होती है, यानी कि मंद बुद्धि के देखे जाते हैं। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं, एक हार्मोन्स की चर्चा मैं करना चाहूंगा कि यहाँ से पूछा गया एलटीएच हार्मोन, जिसको लैक्टोजेनिक हार्मोन्स कहा जाता है। ये कहाँ से स्रावित होता है, तो हमारा ऑप्शन जाएगा कि ये पीयूष ग्रंथि से स्रावित होने वाला हार्मोन्स है। और लैक्टोजेनिक हार्मोन्स क्या करता है, ये माता के स्तनों से दुग्ध स्राव को प्रेरित करता है। यानी कि शिशुओं के लिए जो दुग्धपान मतलब स्तनपान जो करते हैं, तो दुग्ध उत्पादन को ये बढ़ावा देता है। अगर इसकी कमी हो गई तो हो सकता है कि स्तनों में दुग्ध न बन पाए, या उसका या तो एकदम कमी हो जाए, या तो उतनी मात्रा में न बन पाए जितनी मात्रा में बनना चाहिए। तो एलटीएच हार्मोन्स का स्राव करती है। अब हम आते हैं ऑटो ग्रंथि, थायराइड ग्लैंड। बहुत से लोग अंग्रेजी जानते हैं थायराइड ग्लैंड के बारे में, लेकिन इसको हिंदी में क्या कहा जाता है, ऑटो ग्रंथि कहा जाता है। ऑटो ग्रंथि, अब इससे देखेंगे थायराइड ग्रंथि से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है, तो मेनली हम लोग देखते हैं थायरॉक्सिन। अब थायरॉक्सिन के काम क्या है, ये हम ग्रंथि में जब चलेंगे तब वहां पे उस पर चर्चा करेंगे। सिर्फ मैंने कहा है कि इसमें डिजीज पढ़ा रहा हूं तो डिजीज पर ही चर्चा करूंगा। ये जो थायरॉक्सिन हार्मोन है इसका स्राव ऑटो ग्रंथि करती है, यानी थायराइड ग्लैंड करती है। अब अगर थायरॉक्सिन की कमी हो जाए, मान लीजिए थायरॉक्सिन की अगर कमी हो जाती है, तो कौन कौन से रोग मेनली देखने को मिलते हैं, तो पहला हमारा रोग है जड़ मानवता। ठीक है, जिसको क्या कहा जाता है, क्रेटिनिज्म। कभी कभी जड़ मानवता
हिंदी पूछ लेता है, कभी कभी अंग्रेजी पूछ लेता है, इसलिए मैंने जहाँ पे हिंदी अंग्रेजी दोनों आवश्यक है वहाँ पे मैं हिंदी अंग्रेजी दोनों लिख रहा हूँ। क्रिएटिनिटी अब ये पाया किस में जाता है, तो हमारा ऑप्शन जाएगा बच्चों में पाया जाता है, और इसमें देखा जाता है कि शारीरिक और मानसिक विकास अवरुद्ध हो जाता है। मेनली जो है बच्चों का जो शारीरिक और मानसिक विकास जो होना चाहिए, जिस ढंग से होना चाहिए उस ढंग से नहीं हो पाता है थायरॉक्सिन की कमी से। ठीक है, ये दूसरी बीमारी जो है इसका नाम है मिक्सिडिमा। ठीक है, ये जड़ मानवता क्रेटिनिज्म बच्चों में पाया जाता है, लेकिन मिक्सिडिमा कब पाया जाता है, युवा अवस्था या यौनावस्था में। इसमें क्या होता है, जो उपापचय संबंधी प्रक्रियाएं होती है हमारे शरीर में, उपचय और अपचय संबंधी प्रक्रिया होती है, मेटाबॉलिज्म कैटाबॉलिज्म जिसको बोलते हैं, तो इसमें उपापचय से ठीक से नहीं हो पाता है, जिसके कारण जो रक्तचाप होता है और हृदय स्पंदन होता है, जो नाड़ी स्पंदन होता है, इसमें कमी देखने को मिलती है। इसमें कमी हो जाती है किस रोग में, इस रोग में, मिक्सिडिमा में। अब चलते हैं हम लोग अगले रोग की तरफ। अगर मान लीजिए थायरॉक्सिन की कमी हो गई, तो कौन सा एक रोग होगा जिसको बोलते हैं हाइपोथायराइडिज्म। ठीक है, इसमें क्या देखा गया है, ये युवावस्था में होता है और इसमें जनन क्षमता में कमी आ जाती है। ठीक है, सेक्सुअल जो पावर होती है उसमें कमी आ जाती है, और अगर इसकी कमी ज़्यादा दिन तक, यानी थायरॉक्सिन कमी ज़्यादा दिन तक रहेगी तो उसका एक प्रभाव देखने को मिलता है। कभी कभी ऐसे लोगों में हाइपोथायराइडिज्म रोग से पीड़ित लोगों में देखा गया है कि उनमें गूंगापन और बहरापन के लक्षण भी आ जाते हैं, यानी कि वो गूंगे भी हो सकते हैं, बहरे भी हो सकते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं घेगा रोग। एक तो एकदम कॉमन सा रोग है, कई बार एग्जाम में पूछा गया, वनडे से लेकर के टेस्ट सभी में। अगर मान लीजिए थायरॉक्सिन की कमी हो गई तो थायराइड ग्रंथि जो होती है उसके आकार में वृद्धि हो जाती है। तो अगर क्वेश्चन करे कि घेगा रोग का लक्षण क्या है, तो हमारा ऑप्शन जाएगा कि थायराइड ग्रंथि जो होती है ये फूल जाती है, मतलब इसमें इसके आकार में वृद्धि देखने को मिलती है। ठीक है, अब अगला है इसकी अधिकता से। अब हम देखते हैं कि थायरॉक्सिन यानी थायरॉक्सिन की अधिकता से कौन कौन से रोग हो सकते हैं। तो एक का नाम है टॉक्सिक ग्वाइटर होता है। टॉक्सिक ग्वाइटर, अगर मान लीजिए थायराइड सामान्य से अधिक हो, थायरॉक्सिन सामान्य से अधिक हो जाता है तो टॉक्सिक ग्वाइटर नामक रोग होता है। इसके लक्षण क्या है, हृदय गति, रक्तचाप, श्वसन दर्द तीव्र हो जाता है। जब कमी हो रही थी तो कम हो रहा था, और अगर अधिकता हो रही है तो क्या हो रहा है, हृदय गति बढ़ जा रही है, रक्तचाप बढ़ जा रहा है, श्वसन दर्द तीव्र हो जा रहा है, इसी को कहते हैं टॉक्सिक ग्वाइटर। दूसरा रोग होता है एक्सोप्थैल्मिया, ये बहुत ही आईएमपी एग्जाम में पूछा गया है, एक्सोप्थैल्मिया। इसके लक्षण क्या है, आंखें फूलकर नेत्र कोटर से बाहर आ जाती है। बहुत सारे लोगों को, कई लोगों को आपने देखा होगा कि जो उनकी आंखें हैं, जो पुतलियां होती हैं, वो बाहर निकली हुई दिखाई देती हैं। तो हो सकता है कि उनको ये वाली प्रॉब्लम हो। ठीक है, एक्सोप्थैल्मिया की। हाशिमोटो रोग बहुत ही आईएमपी एग्जाम में पूछा गया है, थायरॉक्सिन की कमी से ये रोग होता है, और इसमें क्या देखा गया है कि ये काफी भयानक रोग है। इसमें थायरॉक्सिन, मतलब ये जो थायराइड ग्रंथि है, थायरॉक्सिन का स्राव इतना कम कर देती है कि कभी कभी थायरॉक्सिन के उत्पादन के लिए जो दवाएं दी जाती हैं वो भी विष का काम करने लगती हैं। जो दवा होती है वो भी विष का काम करने लगती हैं, और इसमें मृत्यु की संभावना बहुत ज़्यादा हो जाती है। अगर एकदम से थायरॉक्सिन का उत्पादन बंद कर दे थायराइड ग्रंथि, तो कौन सा रोग हो जाता है, हाशिमोटो रोग हो जाता है। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, थायराइड की आत्महत्या भी कहा जाता है, क्योंकि थायरॉक्सिन का उत्पादन एकदम से बंद हो जाता है। यहाँ पे क्वेश्चन किया गया है कि थायराइड की आत्महत्या किसको कहा जाता है, तो हमारा ऑप्शन जाएगा कि हाशिमोटो रोग को। ठीक है, चलिए इसको मिटाते हैं, फिर कुछ और रोग हैं उस पर चर्चा करते हैं जल्दी से। अब चलते हैं अगली ग्रंथि की तरफ, अधिवृक्क ग्रंथि। अधिवृक्क ग्रंथि, इसको एड्रिनल ग्लैंड भी कहा जाता है अंग्रेजी में। तो अधिवृक्क ग्रंथि के मेनली दो पार्ट्स होते हैं। इसके पहले पार्ट्स का नाम क्या है, इसका पहला पार्ट है कार्टेक्स, और दूसरा पार्ट है इसका मेडुला। अगर क्वेश्चन करे कि कार्टेक्स और मेडुला किस ग्रंथि के पार्ट है, तो हमारा ऑप्शन जाएगा कि अधिवृक्क ग्रंथि या एड्रिनल ग्रंथि के पार्ट है। और ये कार्टेक्स जो होता है ये बाहरी पार्ट होता है, बाहरी पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं, कार्टेक्स कहते हैं, और भीतरी पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं, मेडुला कहते हैं। ठीक है, अब इसमें एक रोग मेनली जो एग्जाम के दृष्टिकोण से आईएमपी है, वो रोग, उस रोग पे हम लोग चर्चा करेंगे। होता क्या है कि ये जो कार्टेक्स होता है ये काफी आईएमपी होता है हमारे लिए।
अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति के शरीर से कार्टेक्स को निकाल दिया जाए तो मेनली वो हफ्ते भर जीवित रह सकता है, उससे ज्यादा नहीं। ठीक है, तो कार्टेक्स में जब विकृति आ जाती है, किसमें, इस कार्टेक्स में, तो एक रोग हो जाता है जिसको एडिशन रोग कहा जाता है। एडिशन रोग कहा जाता है। कब ये होता है, जब कार्टेक्स में विकृति आ जाती है। ठीक है, और इसमें जो लक्षण देखने को मिलते हैं, लक्षण भी पूछा गया है कि त्वचा, किस रोग में त्वचा की रंग, त्वचा का जो रंग होता है वो कांसे के आकार का हो जाता है। तो अगर लक्षण में बात करें तो त्वचा का रंग कांसे के आकार का, कांसा धातु है, कांसे के, त्वचा का रंग कांसे की तरह हो जाता है, तरह। ठीक है, तो ये वाला फैक्ट बहुत ही आईएमपी है। किस रोग में त्वचा का रंग कांसे के रंग की तरह हो जाता है, तो हमारा ऑप्शन जाएगा एडिशन रोग में हो जाता है। इसका एक लक्षण और है, मूत्र में क्या होता है, मूत्र में जल एवं सोडियम का उत्सर्जन बढ़ जाता है। सोडियम का उत्सर्जन बढ़ जाता है इसमें। तो ये वाला बहुत ही आईएमपी फैक्ट है, इस रोग को आपको याद करके रखना होगा। किस रोग में, मूत्र में सोडियम और जल का उत्सर्जन जितना होना चाहिए उतना नहीं होता है, सोडियम भी जाता है लेकिन एक निश्चित संख्या में, तो इसकी मात्रा काफी अधिक हो जाती है और त्वचा की रंग कांसे की हो जाती है, एडिशन रोग में हो जाता है। ठीक है, तो ये वाला फैक्ट बहुत ही आईएमपी था, इसलिए इसको आप याद करके रखेंगे। और अगर देखा जाए अधिविक ग्रंथि या एडेनल ग्रंथि से, तो दो प्रकार के हार्मोन्स का स्राव होता है, जिसमें से एक है, सबसे पहले चलते हैं मेडुला। ये जो मेडुला होता है, मेडुला से एपिनेफ्रिन हार्मोन्स का स्राव होता है, जो हृदय की धड़कन को सुचारू रूप से चलने में मदद करता है। यानी कि हमारे हृदय की धड़कन जो होती है उसको ठीक से जैसे चल रही है उस तरह से चलने में मदद करने वाले हार्मोन्स का नाम क्या है, तो एपिनेफ्रिन है। और एपिनेफ्रिन किससे स्रावित होता है, तो हमारा ऑप्शन जाएगा, ये जो एपिनेफ्रिन होता है ये मेडुला से स्रावित होता है। और मेडुला किसका भाग है, ये हमारे अधिविक ग्रंथि या एड्रिनल ग्रंथि का भाग है। अब क्या होता है, कभी कभी ऐसी स्थिति आती है, कभी कभी मतलब बाहरी स्थिति में हम लोग देखते हैं कि कभी आदमी ज्यादा डर जाता है या और किसी प्रकार की प्रॉब्लम होती है, कैसी कोई ऐसी स्थिति आ जाती है कि डर जाता है, भय में आ जाता है या शौक लगता है उसको, तो होता क्या है कि हृदय स्पंदन एकाएक रुक जाता है। तो अगर हृदय स्पंदन एकाएक, हृदय की धड़कन एकाएक रुकने के बाद उसको चालू करने का काम कौन करती है, तो हमारा ऑप्शन जाएगा एपिनेफ्रिन करता है। यानी कि अगर हृदय की धड़कन अचानक रुक जाती है, अचानक रुकने पर उसे चालू करने का काम यही करता है, कार्य कौन करता है, एपिनेफ्रिन करता है। ठीक है, अब हम चलते हैं कार्टेक्स की तरफ। ओ सॉरी यार, कार्टेक्स तो हो गया है। ठीक है, अब हम देखते हैं मेडुला से एपिनेफ्रिन का हार्मोन्स का स्राव होता है। एक और हार्मोन्स का स्राव होता है जिसको कहते हैं नार एपिनेफ्रिन। दूसरे हार्मोन्स का नाम अगर देखा जाए तो उसका नाम है नार एपिनेफ्रिन का स्राव करती है।
इसका भी कार्य वही है, यह भी हृदय की धड़कन को सुचारू रूप से चलाने में मदद करता है। और कभी-कभी जो मैंने बताया है, कभी-कभी जो आघात लगते हैं मनुष्य को, तो आघात लगने की अवस्था में हृदय की धड़कन कभी-कभी रुक भी जाती है। कई लोगों की कभी-कभी ये नॉरएपिनेफ्रिन या एपिनेफ्रिन जब काम नहीं कर पाता है, तो कभी-कभी लोगों की मौत भी हो जाती है। ऐसा देखा गया है हृदय की धड़कन रुक जाने के कारण, सुनते रहते हैं समाचार पत्रों में ऐसे-वैसे, या अगल-बगल भी होता रहता है। तो ये क्या करता है, ये दोनों हृदय की गति को सामान्य अवस्था में बनाए रखने में मदद करते हैं। और कभी भी ऐसी स्थिति आती है जब हृदय की धड़कन अनियमित हो जाती है या उसमें किसी प्रकार की विकृति होती है या बंद हो जाती है, तो उसको चालू करने का काम एपिनेफ्रिन करता है और नॉरएपिनेफ्रिन भी उसमें मदद करता है। मेनली एपिनेफ्रिन का उसका एपिनेफ्रिन नामक हार्मोन्स उसमें उसके लिए ज़्यादा जिम्मेदार है, और वो जो नॉरएपिनेफ्रिन है ये भी उसके लिए जिम्मेदार है। लेकिन नॉरएपिनेफ्रिन जो होता है, ये मेनली काम कब करता है, ये मेनली भय, शोक, क्रोध, कभी कभी हम लोग देखते हैं कि क्रोध की अवस्था में भी व्यक्ति की धड़कन बहुत तेजी के साथ चलने लगती है, भय की अवस्था में भी तेजी के साथ चलने लगती है। तो उसको अपने प्राथमिक स्तर पे जो स्तर होना चाहिए उस स्तर पर लाने का कार्य जो कौन करता है, एपिनेफ्रिन करता है। ठीक है, तो ये सारे फैक्ट थे जो कि आईएमपी हैं इस मतलब अधिविक ग्रंथि से। बाकी मैंने कहा है कि अधिविक ग्रंथि का चैप्टर जब मैं पढ़ाऊंगा तो वहाँ पे अधिविक ग्रंथि के कार्य, इससे निकलने वाले हार्मोन्स, एक लेंदी चैप्टर होगा जिसको कि एक अलग से वीडियो में आप लोगों को मैं प्रोवाइड कराऊंगा या आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक है, इसीलिए यहाँ से एक फैक्ट हम लोगों को और लिख लेना है कि अधिविक ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन्स को, अधिविक ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन्स को लड़ो या उड़ो, लड़ो या उड़ो हार्मोन्स भी कहा जाता है। ये भी एग्जाम में कई बार आया हुआ है, कहा जाता है, क्योंकि ऐसी अवस्था में ये हमको इस स्थिति का सामना करने के लिए हमको क्या करते हैं, तैयार करते हैं। और जब कभी भी ये फेल हो जाते हैं तो हमारे लिए समस्या उत्पन्न हो जाती है, हमारे जीवन पे भी आ सकती है। मतलब मिला जुला करके ये काफी आईएमपी होते हैं शरीर के लिए। ठीक है, अब हम लोग चलेंगे, देखिए अब हम लोग चलेंगे, दो रोगों पर जिक्र करूंगा मैं जो प्रोटीन की कमी से होता है। तो प्रोटीन की कमी से होने वाले रोगों में दो रोग बहुत ही आईएमपी हैं। प्रोटीन की कमी, ये एक है हमारा मरासमस, प्रोनाउंसिएशन में कभी कभी होता है, कहीं कहीं मरासमस, कहीं कहीं मेरेस्मस, ऐसे लिखा हुआ मिल सकता है आपको। मेरेस्मस नामक रोग होता है। अब यहाँ पे एक चीज हम लोगों को ध्यान में रखना है कि जो मेरेस्मस होता है ये प्रोटीन की कमी से होता है, प्रोटीन की कमी से तो होता ही होता है, लेकिन मेनली जो है ये प्रोटीन के साथ साथ फैट, वसा और कार्बोहाइड्रेट तीनों की कमी यानी अल्प पोषण, इन तीनों के अल्प पोषण से होता है। किनके किनके, अगर अल्प पोषण की हम बात करें, अल्प पोषण की अगर बात करें तो उसमें हमारा प्रोटीन तो आएगा ही आएगा, प्रोटीन प्लस वसा यानी फैट प्लस कार्बोहाइड्रेट, इन तीनों के कमी से ये रोग होता है, प्रोटीन प्लस वसा प्लस कार्बोहाइड्रेट। तो एक बार एग्जाम में पूछा गया था और उसमें आयोग ने आंसर में क्वेश्चन ये पूछा था कि प्रोटीन की कमी से निम्न में से कौन सा रोग होता है, उसमें इसने दोनों को ऑप्शन में दे दिया था, एक क्वाशियरकोर को भी दे दिया था और मरासमस को भी दे दिया था। बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो गए और गलत आंसर मार दिया, जबकि यहाँ पे ये मरासमस जो होता है अल्प पोषण, मतलब प्रोटीन और वसा और कार्बोहाइड्रेट तीनों के अल्प पोषण से होता है या तीनों की कमी से होता है। लेकिन जो क्वाशियरकोर होता है वो मूल्य प्रोटीन की कमी से होता है। तो कई लोगों ने मेरासमस को आंसर मारा जो कि गलत था। क्वाशियरकोर जो होता है वो केवल प्रोटीन की कमी से होता है, ये तीनों की कमी से होता है। अगर हम इसके लक्षण की अगर बात करें मेनली, तो इसमें देखा जाता है मेनली ये बच्चों में पाया जाता है, बच्चों में। ठीक है, बच्चे कमजोर होते हैं, अत्यधिक उनका वजन कम होता है, अत्यधिक कम वजन, शारीरिक विकास अवरुद्ध,
ठीक है। त्वचा रूखी सी होती है और बेजान, कांतिहीन, मतलब त्वचा पर कांति नहीं, चमक नहीं दिखती है। ये सारी चीजें देखने को मिलती है। तो बच्चों में कमजोरी देखी जाती है, उनकी त्वचा में कांतिहीनता देखी जाती है, मतलब चमक नहीं रह जाता है, और शारीरिक विकास उनका अवरुद्ध हो जाता है, उनके वजन में काफ़ी कमी आ जाती है। ये सारे लक्षण इसमें देखने को मिलते हैं। मेनली इस फैक्ट को हमको याद करके रखना है कि ये प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा सबकी कमी से, सब चीज़ों की कमी से होता है, सब इसके लिए जिम्मेदार हैं, जबकि क्वाशियरकोर के लिए मेनली प्रोटीन जिम्मेदार है। तो पहला तो ये हो गया प्रोटीन की कमी से, और दूसरा अगर दूसरे रोग पर चर्चा करें तो क्वाशियरकोर अब ये जो होता है ये मेनली प्रोटीन की कमी से होता है। इस चीज को हमको याद करके रखना है, ध्यान देना इस पे, प्रोटीन की कमी से। ये भी मेनली देखा जाता है बच्चों में। ठीक है। अगर लक्षण की बात करें तो चेहरा, पैर, पेट में सूजन देखने को मिलता है। त्वचा, इसमें भी त्वचा कांतिहीन हो जाती है, मतलब चमक नहीं रह जाती, त्वचा कांतिहीन। कमजोर तो होंगे ही होंगे, बच्चे कमजोर होते हैं। वजन व लंबाई रुक जाता है। ठीक है। बालों का रंग भी, या कह सकते हैं बालों का बेजान दिखना। मेनली जो लक्षण मेरेस्मस में आते हैं वही मेन लक्षण क्वाशियरकोर में भी देखने को मिलते हैं। इसमें क्या देखा जाता है, बच्चों में जो चेहरा, पैर और पेट होता है, कभी कभी देखते हैं हम लोग शारीरिक अनुपात में कुछ बच्चों का पेट बाहर निकला हुआ रहता है और हाथें काफी पतले देखने को मिलते हैं। तो ये हो सकता है कि उनको क्वाशियरकोर से पीड़ित हो। तो देखा जाता है चेहरा, पैर, पेट, इसमें सूजन देखने को मिलती है, त्वचा कांतिहीन हो जाती है, बालों का रंग बेजान हो जाता है, कहने का मतलब बाल भी बेजान दिखते हैं, बच्चे कमजोर होते हैं, उनका वजन व लंबाई, मतलब उनकी। क्वाशियरकोर पर चर्चा कर रहे थे, तो क्वाशियरकोर और मेरास्मस दोनों क्लियर हो गया है। क्वाशियरकोर को मैंने बता दिया कि अगर क्वेश्चन आए तो आपको सीधे सीधे टिक करना है कि क्वाशियरकोर प्रोटीन की कमी से होता है। बाकी मरास्मस जो होता है, मेरास्मस जो होता है, वो मेनली जो प्रोटीन, वसा और कार्बोहाइड्रेट तीनों की कमी से होता है। क्वेश्चन आया हुआ था, लोगों ने गलत किया था, इसलिए उस पर विशेष ध्यान देना है। बाकी यहाँ पे पीलिया की अगर बात करें तो पीलिया देखिए मेरा छूटा हुआ था, मैंने वायरल इन्फेक्शन में भूल गया था इसको पढ़ाना, तो यहीं पर इसको क्लियर कर देता हूँ। पीलिया जिसको हेपेटाइटिस कहते हैं, पीलिया 5 प्रकार का होता है, ABCDE 5 प्रकार के होते हैं। जो जनरली पीलिया जो होता है, जिसको जॉइंटिस बोलते हैं, वो हेपेटाइटिस ए होता है। ठीक है। और इसमें मूत्र पीला, त्वचा पीली वगैरह वगैरह सारे लक्षण देखने को मिलते हैं। अब ए और ई पीलिया का जो प्रकार है ये दूषित जल से होता है, मतलब संक्रमित जल के संपर्क पीने से होता है ए और ई। BCD संक्रमित रक्त से होता है, यानी अगर किसी को BCD प्रकार का पीलिया है तो अगर उसका रक्त आपके शरीर में प्रवेश करता है या किसी प्रकार से आपके रक्त से उसका संबंध होता है तो BCD में से कोई भी पीलिया आपको हो सकता है। फिर आगे चलते हैं, पीलिया कोई भी हो उससे प्रभावित अंग कौन होता है, तो हमारा ऑप्शन जाएगा यकृत इससे प्रभावित होता है। अब इसमें होता क्या है कि यकृत क्या करता है, ये पीले रंग का एक वर्णक होता है जिसको क्या बोलते हैं, पीले रंग का जो वर्णक बिलिरुबिन है, इसे बिलिरुबिन का पाचन यकृत नहीं कर पाता है, और जब यकृत इसके पाचन करने में फेल हो जाता है तब यही बिलिरुबिन हमारे रक्त के माध्यम से पूरे शरीर में फैल जाता है, इसी को पीलिया कहा जाता है। बाकी जो हेपेटाइटिस बी होता है, ज्यादा चर्चित है। हेपेटाइटिस बी का इलाज गामा ग्लोबिन नामक एक इंजेक्शन लगाया जाता है, वायरस से होने वाला डिजीज है। फिलहाल एक बार फिर से अब एक वीडियो और बनाऊंगा, पूरा बायोलॉजी का चैप्टर क्लियर हो जाएगा। फिलहाल वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए।